इस डिस्कशन की शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। एक तरफ है नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल बेनिफिट, दूसरी तरफ है केरल के मछुआरों का रोजी रोटी। किसको प्राथमिकता देंगे आप? यही आज के इस डिस्कशन का अहम मुद्दा है। नमस्कार, स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं हूं भुवन झा और हाल ही में एक ऐसा न्यूज आया, एक ऐसा समाचार आया जिससे हम सबको सीधा सीधा कोरिलेशन होना चाहिए। रिसेंटली केरल के कोस्ट के पास में यूनियन गवर्नमेंट ने यूरेनियम और थोरियम के एक्सट्रैक्शन के लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए, जिसका सीधा प्रभाव पड़ेगा उन तटीय क्षेत्रों के मछुआरे समाज के ऊपर। और उसको लेके काफी रोष है, काफी गुस्सा है केरल के कम्युनिटीज में। सबसे पहले देखिए, सेंटर्स प्रपोजल टू अलाउ ऑफशोर माइनिंग ऑफ मिनरल्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम हैज ट्रिगर्ड स्टेट वाइड प्रोटेस्ट। आपको पता होगा कि थोरियम जो है वो मोनाजाइट सैंड्स में मिलता है। यह हमारे न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पूरे विश्व भर में भारत के पास थोरियम के सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं जो हमें मोनाजाइट सैंड्स में मिलते हैं। पर सवाल उठता है कि इनका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करें, क्योंकि जब आप इस तरह के एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हो तो वहां पे जो कोस्टल इकोसिस्टम है वो थोड़ा खतरे में पड़ता है। सिमिलरली आप देखेंगे, भारत सरकार का एक अहम मुद्दा है कि हम अपने आने वाले टाइम के लिए क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई को सुनिश्चित कर सकें। अब आप पूछेंगे ये क्रिटिकल मिनरल्स और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं? तो ऐसा समझिए दोस्तों कि क्रिटिकलिटी जो होती है वो एक टाइम स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रीलिम्स कल है तो आज शाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए क्रिटिकल है। पर एक बार प्रीलिम्स खत्म हो गया, फिर क्या एमसीक्यूज को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होगा? नहीं। तो ऐसा समझिए कि आने वाले काल में, आने वाले समय में जब सारे कंट्रीज ग्रीनिंग की तरफ जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल यानी कि कोयला, तेल, नेचुरल गैस से हटके अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो जो नए सिस्टम्स हम लोग डिजाइन करेंगे उन सब में ये क्रिटिकल एलिमेंट्स और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। थिंक ऑफ देम लाइक वाइटामिन्स। ये छोटे क्वांटिटी में चाहिए हमारे नए सिस्टम्स के लिए, पर चाहिए तो जरूर। पर मुद्दा फिर घूम फिर के वही आता है कि जो मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन होगा, जो पॉलिसी होगा, क्या ये पीपल सेंट्रिक है या ये एक्सक्लूसिव है? इसी में केरला स्टेट में आए दिनों प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, केरला के सरकार along with communities and environmentalists has opposed this move through resolutions. However, हड़ताल वगैरह, पब्लिक मोबिलाइजेशन वगैरह, ये सारा कुछ केरल में हो रहा है। अब सवाल उठता है कि केरला जो है ये ऑफशोर माइनिंग, यानी कि आप ओशन में जाके ओशन के बेड पे ये सारा माइनिंग जो करेंगे, इसके अपोज्ड क्यों है, इसको क्यों विरोध कर रहा है? काफी सिंपल से रीजंस है दोस्तों। सबसे पहला, इकोसिस्टम डैमेज। जब आप ओशन के बेड पे जाके एक्सट्रैक्शन करना चालू करते हैं तो आपको पता होगा कि ओशंस एक हाईली सेंसिटिव इकोसिस्टम होते हैं। ओशन के बेड यानी कि बेंथिक जोन जिसको हम कहते हैं, वहां पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सी लाइफ होता है। और अगर आप सस्टेनेबल फैशन में नहीं करेंगे तो वही ओशन इकोसिस्टम चरमरा जाएगा। जब ओशन का सिस्टम चरमराएगा तो आप देखेंगे कि सबसे पहला इंपैक्ट पड़ेगा वहां के मछुआरे समाज के ऊपर, क्योंकि उनका लाइवलीहुड कटघरे में खड़ा हो जाएगा, जिसके चलते वो इस प्रोजेक्ट का अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तीसरा, कोस्टल इरोजन भी होगा। आपका कोस्ट का जो पूरा लैंड है वो ओशन की तरफ डूबता चला जाएगा, जिसके चलते वहां का जो स्थानीय समाज है, स्थानीय कम्युनिटीज हैं, उनके ऊपर नेगेटिवली प्रभाव पड़ेगा। पर सवाल उठता है कि केरला का पॉलिटिकल और सोशल रेजिस्टेंस कैसे हो रहा है? तो जैसा हम देखते हैं आए सालों में, सबसे पहले केरला के असेंबली ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया अपोजिंग दिस ऑफशोर माइनिंग प्रोजेक्ट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। दूसरा, वहां पे कोस्टल हड़ताल्स हुए। अब कोस्टल हड़ताल क्या होता है कि वहां पे आपका मछुआरा कम्युनिटी और जो फिशरमैन फिशिंग कम्युनिटी है, जो फिश मार्केट्स हैं, ये बंद रहे। वैसे तो नॉन फिशिंग सेक्टर को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, पर इन्होंने अपना रोष जताया थ्रू कोस्टल हड़ताल्स, थ्रू ब्लॉकेड्स। क्यों? क्योंकि मुद्दा वही है, उनके सर्वाइवेबिलिटी पे सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आगे बढ़ते और देखते हैं कि भारत सरकार आखिरकार क्यों इस प्रोजेक्ट को
जहां पे हम यूरेनियम, थोरियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल एलिमेंट्स ये सारा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो भारत सरकार इस पे क्यों जोर डाला हुआ है? आपको पता होगा कि एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है समुद्रयान प्रोजेक्ट, जिसके अंदर मुद्दा क्या है कि हम एक सबमर्सिबल बनाएंगे जिसका नाम है मत्स्य 6000। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं, इट इज समथिंग लाइक दिस। ये है हमारा ओशन का सरफेस। ओके, लेट मी यूज अनदर कलर। ये है हमारा ओशन का सरफेस, ये है ओशन का बेड। अब ओशन के बेड के ऊपर बहुत सारे ऐसे आलू रूपी मटेरियल मिलते हैं जिनको हम कहते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ओके, दीज आर कॉल्ड एज पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। अब ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनमें होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये कैसे बनते हैं? थ्रू स्लो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। और किस डेप्थ पे मिलते हैं? तो करीब करीब 4000 से 6000 मीटर के डेप्थ पे मिलते हैं। तो भारत सरकार का मुद्दा क्या है कि हम एक सबमर्सिबल लॉन्च करें। सबमर्सिबल यानी कि एक कुछ इस तरह का एक बॉडी है जिसमें हमारे लोग रहेंगे, भारतीय रहेंगे, वो नीचे जाएंगे, इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे भारत की तरफ, ताकि हमारा आने वाला समय में जब हम बात करते हैं कि भारत नेट जीरो टारगेट अचीव करेगा 2070 तक, तो वो नेट जीरो टारगेट कैसे अचीव करेगा? कोयला जला के? नहीं। नेचुरल गैस जला के? नहीं। उसके लिए आपको चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ताकि आपके जो नए सिस्टम्स आप डिजाइन करेंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी से पावर होंगे, उन सब में इनका अहम योगदान है। और इसीलिए भारत सरकार लगा है कि ना सिर्फ क्लाइमेट कमिटमेंट्स पर आपके जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री है, इन सब में ये क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का अहम योगदान होता है। और जहां तक यूरेनियम और थोरियम की बात है, तो वो सीधा सीधा हमारे न्यूक्लियर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आप पता होगा कि हमारे आसपास का जो नेबरहुड है भारत का, एक साइड पाकिस्तान, आपको रिलेशनशिप पता है, एक साइड चाइना जो अपने में एक वर्ल्ड हेजेमन बनने की तैयारी कर रहा है। तो वहां पे हमारा न्यूक्लियर सिक्योरिटी सुनिश्चित करना यह भारत की अपनी जिम्मेदारी है। और इसके लिए भारत लगा पड़ा है कि हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, यूरेनियम, थोरियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कंसिस्टेंट सप्लाई को इंश्योर कर सकें। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जब हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं तो पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स जो है वो चाइना के पास में है। अब आप खुद सोचिए कि क्या वो रेजिलिएंट सप्लाई चेन हुआ? रेजिलिएंट सप्लाई चेन का मतलब क्या है? क्या वो सुख दुख में हमको वो सप्लाई करता रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया न्यूक्लियर रेजिलिएंट पावर बने। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत अपने क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स को अचीव करे, हमारा एरोस्पेस इंडस्ट्री डेवलप करे, हमारा डिफेंस इंडस्ट्री डेवलप करे, हमारा मेडिकल इंडस्ट्री डेवलप करे। और इसीलिए भारत अपने टारगेट्स को खुद फुलफिल करने के लिए खुद एक्सप्लोरेशन कर रहा है। पर फिर सवाल वही होता है कि इस एक्सप्लोरेशन प्रोसेस में कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीयों का ही नुकसान हो जाए। और इसीलिए जो सवाल मैंने आज आपसे पूछा था कि किसको प्राथमिकता देंगे आप? क्या आप लोकल मछुआरे कम्युनिटी को प्राथमिकता देंगे, उनके इंटरेस्ट्स को प्राथमिकता देंगे, या नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल बेनिफिट को प्राथमिकता देंगे? ऑब्वियसली आंसर आसान है, पर यह भी मत भूलिए कि जो लोग रोजी रोटी लॉस होगा जिनका, उनका सिक्योरिटी, उनका इंटरेस्ट्स भी भारत का इंटरेस्ट है। सवाल देखिए, हाउ इज द गवर्नमेंट पुशिंग अहेड? क्यों सरकार इस प्रॉब्लम के लिए तत्परता से आगे बढ़ रहा है? सबसे पहला, रिसोर्स सिक्योरिटी। ऑफशोर माइनिंग टारगेट्स आर रेयर एंड क्रिटिकल मिनरल्स वाइटल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। हमारा क्लाइमेट कमिटमेंट्स अधूरा रह जाएगा अगर हम इस तरह के मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन सुनिश्चित ना कर पाए। दूसरा, ब्लू इकोनॉमी का जो हमारा विजन है। अब ब्लू इकोनॉमी क्या होता है? देखिए, ऐसा समझिए कि भारत अब अपने ओशन के रास्ते इकोनॉमिक प्रोग्रेस पहुंचना चाहता है। वी वांट टू यूटिलाइज द मरीन रूट्स फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट। उसके लिए ऑब्वियसली हाल ही दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पोर्ट्स बन रहे हैं। वधवन पोर्ट बन रहा है पालघर, महाराष्ट्र में। सिमिलरली गैलेथिया बे प्रोजेक्ट चल रहा है अंडमान निकोबार में। आखिरकार इतने सारे पोर्ट्स हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारा मुद्दा है कि हम एक सप्लाई चेन अपने लिए बनाएं, ट्रेड एंड कॉमर्स का रास्ता खोलें थ्रू मरीन ट्रेड रूट्स, ओशंस। तीसरा, ग्लोबल क्लाइमेट ट्रांजिशन, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर हमारे गोल्स हैं, या जो नेट जीरो टारगेट है, उन सब के लिए हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता होगी। वो कौन लाके देगा? हमें खुद अपना इंटरेस्ट को खुद प्रोटेक्ट करना होगा। तो दोस्तों,
अब कंसर्न्स क्या है? सबसे पहला, जब हम देख रहे हैं कि यूनियन और स्टेट में एक द्वंद्व है, एक क्राइसिस है, तो आपको कोऑपरेशन और कंसल्टेशन का रास्ता अपनाने की आवश्यकता होती है। यानी कि इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि जब हम पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी की बात करते हैं, जहां पे हम कहते हैं कि पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन बॉडी, पार्लियामेंट देश के वॉइस का एक प्रतिबिंब है। हाल ही में क्या देखने को मिला कि एक एमपी का सवाल जो ऑफशोर एक्शंस पे था, उसको हटा दिया गया। उससे सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या हम पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और तीसरा, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर है किंगस्टन, जमैका में, जो ये संस्थान है जो परमिशन देता है कि जब आप हाई सीज पे जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, उसमें आपको पता होगा कि हमारे ओशंस के ऊपर हम लोग कुछ एरियाज को डिमार्केट करते हैं। पहले आता है टेरिटोरियल सी, फिर कंटीजियस जोन, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और फिर हाई सीज। हाई सीज को कहा जाता है दे आर दी ग्लोबल कॉमन्स ऑफ ह्यूमन काइंड। इसका अर्थ है कि ये सबको बिलोंग करते हैं। अब आप खुद सोचिए, जो सबको बिलोंग करता है वो किसी को बिलोंग नहीं करता है। तो जब आप हाई सीज में इस तरह के एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस के लिए जाएंगे, कोई तो संस्थान होगा जो आपको परमिशन देगा, वो है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। पर फिर वही सवाल उठता है कि जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आप करेंगे, क्या वो सस्टेनेबल होगा, क्या वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, क्या साइंटिफिकली मैनेज्ड होगा। हाल ही में आपको पता होगा कि हाई सीज ट्रीटी के अंदर फिशरीज के जो सेगमेंट है उसको ओवरलुक कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। मैंने उसी टॉपिक पे स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाया था, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो आप समझिए कि एक साइड है मिनरल एक्सट्रैक्शन, जिसके चलते प्रोटेक्शन जो फिशरीज सेगमेंट को था वो भी नहीं है अंडर द हाई सीज ट्रीटी। यानी कि इसका नुकसान किसको भरना पड़ेगा? हमारे कोस्टल एरियाज में, ना सिर्फ केरल पर भारत के तमाम कोस्टल एरियाज में जो हमारे फिशिंग कम्युनिटीज हैं, फिशरमैन या फिशर विमेन कम्युनिटीज हैं, उनका जो लाइवलीहुड है या कोस्टल एरियाज में जो फूड सिक्योरिटी है, वो सब नेगेटिवली हैम्पर हो सकता है। और इसीलिए इस टॉपिक पे, इस न्यूज पे हमें नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। इसमें कोई और भी अपडेट होगा, मैं बहुत जल्दी आपको इसके बारे में स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे बताऊंगा। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता दूं जाने से पहले। जब हम लोग पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, तो भारत किस एरिया को टारगेट कर रहा है? भारत टारगेट कर रहा है द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, CIOB। सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के खोज में लगा है। कहां पे? एट द क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, जो है पैसिफिक ओशन में। सिमिलरली आप देखेंगे कि कुछ कोबाल्ट रिच फेरोमैग्नेटिक क्रस्ट्स, जिसको CFC कहते हैं, वो भी खोजा जा रहा है इन नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन। तो सारे कंट्रीज, सारे कॉन्टिनेंट्स, सारे मेजर पावर्स अपने अपने एनर्जी सिक्योरिटी को गारंटी करने में लगे हैं, और ऑब्वियसली भारत इस रेस में पीछे नहीं रह सकता। बस यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जो भी स्टेप हो वो सस्टेनेबल हो, पीपल फ्रेंडली, पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ हो। यह डिस्कशन अगर आपको पसंद आया, आप सीखे समझे कुछ नया, तो प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। ये मेरा रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे